ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है ब्रायोफाइटा। पिछली वीडियो में मैंने ब्रायोफाइटा के 3 वर्ग बताए थे आपको। पहला वर्ग बताया था लीवरवर्ट, दूसरा हॉर्नवर्ट और तीसरा मॉस। 3 वर्ग बताए थे। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर केवल 2 ही वर्गों का उल्लेख कर रखा है, एक लीवरवर्ट का और एक मॉस का, मसाई का। ठीक है, हम उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर चल रहा हूं लीवरवर्ट। लीवरवर्ट, ये इसको हिपेटीसी वर्ग भी कहा जाता है। इनको हिपेटीसी कॉप्सिडा क्या कहा जाता है? इनको हिपेटिकॉप्सिडा भी कहा जाता है। कॉप्सिडा भी कहा जाता है। ठीक, इस वर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बातें वैसे तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जनरल कॉमन, लेकिन फिर भी मुख्य बातें ध्यान दो। इसका जो थैलस होता है वो फोलियोज प्रकृति का होता है। फोलियोज प्रकृति का होता है। पहला पॉइंट, फोलियोज प्रकृति का थैलस होता है। दूसरा पॉइंट है कि थैलस जो होता है, थैलस की अधर व पृष्ठ 2 सतह होती हैं। 2 सतह होती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि इसकी पृष्ठ सतह पर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्क प्रेजेंट होते हैं, जो इससे नमी और पानी की हानि को रोकते हैं। और अगला पॉइंट है कि इसकी अधर सतह पर एक कोशिकीय अशाखित मूलाभास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो इसकी विशेषता है। एक कोशिक अशाखित मूलाभास इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें पृष्ठ सतह पर ही पुंधानी और स्त्रीधानी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम पाई जाती हैं, जो इसके नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। ये एक लिंगी अथवा द्विलिंगी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये एक लिंगी हो सकते हैं और द्विलिंगी प्रकार के हो सकते हैं। एक लिंगी यदि होगा तो उसमें या तो पुंधानी होगी या स्त्रीधानी होगी। अगर द्विलिंगी है तो उसके अंदर दोनों चीज़ प्रेजेंट होंगी, पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों पाए जाते हैं। दूसरा आता है कि इनमें जो एक कोशिक मूलाभास होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास, चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास, और दूसरा होता है गुलिकीय मूलाभास। ठीक है नहीं? 2 प्रकार। गुलिकीय मतलब होता है जो है तो एक कोशिक, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार से गांठ सी बन जाती हैं। इस प्रकार से गांठ सी बनी होती है एक ही कोशिक, और ये चिकना होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा। तो 2 प्रकार के मूलाभास इसमें उपस्थित हो सकते हैं। दूसरा है कि लीवरवर्ट का जो आधारीय भाग होता है, मैं एक लीवरवर्ट का चित्र बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। जो लीवरवर्ट है वो इस प्रकार का उसका थैलस होता है। इसके आधारीय भाग से यहाँ पर ये मूलाभास निकले रहते हैं। ठीक है। इसका जो थैलस है, वह थैलस जो होता है उसके आधारीय भाग पर कप जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की कप जैसी रचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। ध्यान से सुनना, ये विशेषता केवल लीवरवर्ट की है। ये विशेषता केवल लीवरवर्ट की है। लीवरवर्ट का जो थैलस होता है उसकी आकृति हमारे लीवर या यकृत के समान होती है, जिसके आधारीय भाग पर कप जैसी छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है जेमा कप। क्या कहा जाता है? जेमा कप। और इस प्रत्येक कप के अंदर एक अलैंगिक कलिका होती है। इसके अंदर क्या होती है? एक कलिका पाई जाती है, कलिका उपस्थित होती है। ध्यान से सुनना, जब ये कलिका इस मुख्य पौधे से अलग हो जाती है तो इसमें उपस्थित जेमा कप में उपस्थित कलिका अंकुरित होकर नया पौधा बनाती है। बेटा ध्यान से सुनना, लीवरवर्ट
ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट की ही विशेषता है कि उसके थैलस पर छोटे छोटे कप जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कप के अंदर एक कलिका होती है। इस कलिका को, इस कप जैसी रचना को जेमा कप कहते हैं। जब ये जेमा कप मुख्य थैलस से अलग हो जाता है तो इसमें उपस्थित कलिका अंकुरित होकर नया थैलस बनाती है, नया पौधा बनाती है। अर्थात लीवरवर्ट के पौधे जेमा कप के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। स्पेशली पूछा जाएगा लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जेमा कप। अथवा यूँ पूछा जाएगा जेमा कप किसकी विशेषता है? संपूर्ण ब्रायोफाइट्स की, केवल लीवरवर्ट्स की, केवल मसाई की, केवल एंथोसिरोटीज की? केवल लीवरवर्ट्स। तो ध्यान दें, तो अलैंगिक जनन जेमा कप के द्वारा होता है और किसी पौधे पर नहीं जाता। न थैलोफाइटा में होता है, न टेरिडोफाइटा में, न जिम्नोस्पर्म में, न किसी भी पादप समूह में नहीं पाए जाते जेमा कप। केवल जेमा कप स्पेशल विशेषता है लीवरवर्ट की, ध्यान रखना। दूसरा, इनमें कायिक जनन होता है। इनका जो थैलस है ना, अगर ये टूट जाए, 3-4 टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया थैलस बना सकता है। यानी कि इनमें कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा होता है? विखंडन विधि के द्वारा इनमें कायिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन तो होता ही है। लैंगिक जनन स्त्री दानी में बनने वाली अंडकोशिका और पुंदानी में बनने वाले द्विकशाभिका युक्त एंथ्रोजॉइड्स के निषेचन से जायगोट बनता है और उस जायगोट के समसूत्री विभाजन से बीजाणु उद्भिद बनता है और बीजाणु उद्भिद के कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु जो होते हैं वो कैप्सूल के फटने पर मुक्त हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और अनुकूल सतह पर अंकुरित होकर नया थैलस बनाते हैं। इस प्रकार इनमें लैंगिक जनन होता है। अब इनका जो बीजाणु होता है, ध्यान देना, इनका जो बीजाणु होता है उसके ऊपर विशेष प्रकार की तंतु रूपी रचना पाई जाती है। ये बीजाणु है आपका, ये बीजाणु है जो अगुणित होता है, अगुणित है। इसके दोनों तरफ 2 तंतु रूपी रचना पाई जाती है। इन तंतु रूपी रचनाओं को बोलते हैं इलेटर्स। इलेटर्स, ध्यान से सुनना, ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता लीवरवर्ट की मैंने बताई जेमा कप, और दूसरी बताई कि इसके बीजाणुओं में इलेटर्स पाए जाते हैं। जब पानी अवशोषित कर लेता है ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोस्कोपिक, यानी कि ये जो तंतु रूपी रचना होते हैं पानी को अवशोषित करके फैल जाते हैं और इन बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। और जब शुष्क अवस्था होती है, क्या होती है बेटा? शुष्क, जब पानी नहीं होता है तो ये इलेटर इस बीजाणु के चारों तरफ चिपक जाते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। शुष्क अवस्था में इलेटर्स जो होते हैं बीजाणु को कवर कर लेते हैं, लिपट जाते हैं उसके, और पानी होने पर ये पानी को अवशोषित करके फैल जाते हैं और इनके प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। इलेटर्स, जेमा कप, लीवरवर्ट की स्पेशल विशेषताएं होती हैं। क्लियर? मैंने बताया कि लीवरवर्ट्स का जो बीजाणुविद होता है, अधिकतर लीवरवर्ट्स के बीजाणुविद में केवल कैप्सूल होता है, फुट और सीटा नहीं पाए जाते। लेकिन अपवाद स्वरूप इसका एक उदाहरण है मार्केंसिया, है तो वो लीवरवर्ट का ही। उस मार्केंसिया में जो बीजाणुविद बनेगा वो पूर्ण विकसित होगा। उसमें 3 भाग होंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल, तीनों चीज बनती है। एक विशेषता और है कि इसकी पृष्ठ सतह पर जो है पूंधानी बनती है। जैसे ये पूंधानी बनी, तो पूंधानी किस प्रकार से बनेंगी? ध्यान दो, इस प्रकार से पूंधानियां बनती हैं। एक तो अवतल, किस प्रकार की बनेंगे? अवतल प्रकार की पूंधानी बनेगी। ये अवतल है, कप जैसी, ठीक। और एक पूंधानी बनती है इसके अंदर उत्तल प्रकार की। एक अवतल होती है और एक उत्तल होती है। एक सीधे प्याले जैसी होती है, एक उल्टे प्याले जैसी होती है। जो अवतल होती है ये कहलाती है पूंधानी नर युग्मक,
पुंधानी, जबकि जो उल्टा है उत्तल है वो कहलाएगा स्त्रीधानी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां ही प्रश्न पूछ लेता है कि लीवरवर्ट के थैलस पर विकसित होने वाली व्रंत युक्त, ये डंठल है, इस डंठल होता है, व्रंत होता है, व्रंत युक्त अवतल जैसी रचना जो बनती है उसको क्या कहते हैं? पुंधानी। और उत्तल जो रचना बनेगी वो स्त्रीधानी। इस प्रकार से होती है, व्रंत युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? व्रंत युक्त। इन्हीं के अंदर पुंधानी में नर युग्मक और स्त्रीधानी में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो मैंने आपको जैमा कब बताया, इलेटर्स के बारे में बताया, इसमें किस प्रकार लैंगिक जनन होता है वो मैंने आपको बताया। लैंगिक जनन के लिए पुंधानी से एंथ्रेजॉइड्स निकलकर अपनी दुई कशाभिकाओं के द्वारा पानी में गति करता हुआ स्त्रीधानी तक पहुंचता है और स्त्रीधानी की गिरवा में उपस्थित गिरवानाल कोशिकाओं को नष्ट करता हुआ अंड कोशिका तक पहुंच जाता है और अंड कोशिका से निषेचन करता है, द्विगुणित जायगोट बनता है। ये द्विगुणित जायगोट अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता है, बल्कि समसूत्री विभाजन करके एक बहुकोशिक उच्च विकसित प्रकाश संश्लेषी रचना का निर्माण करता है, जिसको स्पोरोफाइट या बीजाणुविद कहते हैं, जिसमें फुट, कैप्सूल और सीटा हो सकते हैं। ठीक है नहीं? और कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु कैप्सूल के फटने पर बाहर मुक्त हो जाते हैं और अंकुरित होकर नया थैलस बनाते हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स और लीवरवर्ट में लैंगिक जनन होता है। यहाँ तक की बात मैंने करी। अगले वर्ग के विषय में जो मसाई है उसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।